अरे पहले शादी तो कर लो, उसके बाद ये सब तुम्हें ही करना है। ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े और घर में हंसी का माहौल बन गया। कोई अगर दुखी था तो वो थी अश्विनी, जो ऊपर अपने कमरे में बैठी जल भून रही थी। माँ और ताई जी ने नीतू से बहुत से सवाल पूछे और मेरी बताई गई बातों को वेरीफाई किया गया तथा मेरी बचकानी हरकतों के बारे में भी नीतू को आगाह किया गया। कुल मिलाकर कहें तो आज हमारे घर में खुशियां लौट आई थी। नीतू और मैं हम दोनों ही बहुत खुश थे और हमारी खुशी दुगनी हो गई थी साक्षी को पाकर। पर हम चाह कर भी साक्षी को माँ बाप वाला प्यार नहीं दे सकते थे, क्योंकि साक्षी की माँ यानी अश्विनी ये कभी नहीं होने देती। रात का खाना बनने तक मैं साक्षी को अपनी छाती से चिपकाए रहा और घर के सब मर्दों के बीच रहकर बातें करता रहा। चूंकि ये घर के एकलौते कुंवारे लड़के की शादी थी और वो भी परिवार की आखिरी शादी, तो सबके मन में उत्साह भरा हुआ था। अश्विनी की दूसरी शादी की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि अब घर वालों को अश्विनी के पागलपन से पीछा छुड़ाना था। ताऊ जी ने पूरे घर का रंग रोगन का काम गोपाल भैया को सौंप दिया और परसों के दिन जो नीतू के मम्मी डैडी का स्वागत होना था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने पिताजी और अपने सर ले ली थी। बेटा एक बात तो बता, पिताजी थोड़ा हिचकते हुए बोले। हाँ जी बोलिए, मैंने साक्षी से अपना ध्यान उनकी तरफ करते हुए कहा। बेटा तू हमारा रहन सहन तो जाता है, अब बहू के घर वाले वो क्या सोचेंगे? क्या उन्हें ये रंग ढंग जमेगा? मेरा मतलब वो ठहरे शहर में रहने वाले और हम ठहरे देहाती, पिताजी बोले और ताऊ जी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ताऊ जी, पिताजी वो लोग बस आपका अपनी बेटी के लिए प्यार देखना चाहते हैं, बाकी उन्हें हमारे रहन सहन से कोई परेशानी नहीं होगी। वो लोग जमीन से जुड़े लोग हैं और किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं करते। मैंने सब सच ही कहा था, क्योंकि जितने भी दिन मैं वहाँ रहा था उतने दिन मुझे मम्मी डैडी के बर्ताव में कोई भेदभाव या घमंड नजर नहीं आया था। उधर माँ ने नीतू को अपने साथ बिठा रखा था और उससे उसकी पसंद नापसंद पूछी जा रही थी। जो सवाल मुझसे यहाँ पूछा गया था वही सवाल नीतू से माँ ने पूछा। मेरे माँ बाप खुद को नीतू के मम्मी डैडी के सामने कम आंक रहे थे। माँ कोई अंतर नहीं है, बस बुलाने का फर्क है। मैं मम्मी डैडी कहती हूँ और ये अर्थात मैं माँ पिताजी कहते हैं। नीतू ने माँ के सवाल का जवाब देते हुए कहा। पर भाभी को नीतू की टांग खींचने का मौका फिर से मिल गया। ये भला ये कौन है? भाभी ने थोड़ा जोर से कहा ताकि मैं भी सुन लूं। भाभी नाम नहीं ले सकती ना, इसलिए नीतू शर्माते हुए कहा। नीतू का जवाब सुन सभी हंस पड़े। बहू तू ज्यादा टांग न खींच, ताई जी प्यार से भाभी को डांटा। माँ एक बात बताओ, जब देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक का हो सकता है तो देवरानी और भाभी का रिश्ता ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भाभी ने पूछा तो नीतू बोल पड़ी। बिल्कुल भाभी। नीतू का जवाब सुन माँ ने नीतू के सर पर हाथ फेरा। घर में हंसी मजाक चल रहा था और वहाँ ये हंसी मजाक अश्विनी के दर्द का सबब बन चुका था। जब नीतू सागर के साथ होती थी तब भी उसे नीतू से चिढ़ होती थी, और अब तो सागर उससे शादी कर रहा है तो उसका जल भून कर राख होना तय था। सागर को चाचा कहने में उसे मौत आती थी और नीतू को चाची कहने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। वो बेसब्री से इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, पर उसके लिए अब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। जिस दर्द से सागर ने विदेश जाने के बहाने खुद को बचा लिया था, अब वही द्वैक अश्विनी को अपने आगोश में लेने को मचल रहा था। वो तो आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से सागर और नीतू साक्षी को अपना लेते और मरने के बाद भी अश्विनी को शांति नहीं मिलती। वो तो बस यही चाहती थी कि सागर भी उसी की तरह आग में जले, तड़पे और मर जाए। जहाँ एक तरफ नीचे सारा परिवार नई खुशियों के साथ नई उमंग में सागर और नीतू के लिए नई जिंदगी की दुआ कर रहा था, वही ऊपर बैठी अश्विनी बस सागर की बर्बादी की मनोकामना कर रही थी। मुझसे तो तूने सब कुछ छीन लिया, कम से कम मेरे दुश्मन को तो चैन से मत रहने दे। कुछ दिन पहले ही मैंने उसे इतना तड़पाया था और जो सुकून मुझे मिला उसे तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। आज भी वो मौत के इतने करीब था पर तूने उसे मरने नहीं दिया। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? रोती बिलखती अश्विनी भगवान से सागर की मौत मांग रही थी। बस एक मौका मिल जाए और मैं खुद इस आदमी को तेरे पास भेज दूंगी। कमबख्त, पैसे भी नहीं मेरे पास, वरना इसे मरवा देती, अश्विनी ने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा। इधर इस सब से बेखबर मैं अपनी और नीतू की शादी को लेकर खुश था, और अब तो मेरे पास साक्षी भी थी। मैं जानता था कि अब अश्विनी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ताऊ जी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत करे, वरना ताऊ की दुनाली में अभी भी एक गोली बाकी थी और उन्हें वो अश्विनी को आशीर्वाद स्वरूप देने में जरा भी हिचक नहीं होती। रात का खाना हुआ और आज बरसों बाद सबने एक साथ बैठकर खाया। माँ,
ताई जी और भाभी ने मिलकर नीतू को इतना खिलाया जितना उसने आज तक नहीं खाया था। अश्विनी अपना खाना लेकर राजसी में बैठी थी और सबको इस तरह नीतू को प्यार देते देख जलन से मरी जा रही थी, पर बेबस थी और कुछ कह नहीं सकती। खाने के बाद उसने साक्षी को दूध पिलाया और साक्षी को लेकर ऊपर जाने लगी तो ताई जी ने उसे रोका और नीचे ही सबके साथ सोने को कहा, पर वो अपनी अखड़ी गर्दन लेकर ऊपर जाने लगी। साक्षी को दे यहाँ, ताई जी ने उससे रूखे स्वर में कहा तो ताऊ जी के डर के मारे उसने बेमन से साक्षी को ताई जी को दे दिया। सब जानते थे कि अश्विनी का दिमाग सनका हुआ और वो गुस्से में कहीं साक्षी के साथ कुछ गलत ना करे। ताई जी ने साक्षी को मेरी गोदी में दिया और मैं उसे लेकर ताऊ जी वाले कमरे में अंगीठी के सामने बैठ गया। वहाँ अभी भी मेरी शादी की बातें हो रही थी और शादी के लिए मेरे कमरे में खरीदारी करने की चर्चा चल रही थी। इधर नीतू के मन में साक्षी के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। इन कुछ घंटों में ही उसका मन साक्षी ने मोह लिया था। माँ, आज साक्षी को मैं अपने साथ सुला लूं? बेटी कोशिश कर ले, ना तो सागर साक्षी को गोद से उतारेगा और ना ही साक्षी उसकी गोद से उतरेगी। दोनों बिल्कुल बाप बेटी वाला प्यार है, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। पर नीतू कहाँ हार मानने वाली थी। वो माँ के कमरे से बाहर आई पर उसकी हिम्मत नहीं हुई ताऊ जी कमरे में घुसने की, क्योंकि वहाँ सब मर्द बैठे थे और ताऊ जी और पिताजी से उसकी शर्म उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। वो कमरे के बाहर ही चक्कर लगाने लगी। तभी भाभी ने बाहर से मुझे आवाज दी और मैं उठकर कमरे के बाहर आया। नीतू ने पहले भाभी को देखा और थैंक यू कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, आज मुझे भी मेरी बेटी के साथ सोने दो। नीतू की बात सुनकर मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देखने लगा। इतनी जल्दी नीतू ने साक्षी को अपना लिया था, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। मैंने एक बार साक्षी के मस्तक को चूमा और उसे नीतू की तरफ बढ़ा दिया, पर साक्षी के नन्हे हाथों ने मेरी कमीज पकड़ ली थी। मैंने धीरे से उसके कान में खुसफुसाते हुए कहा, बेटा आज रात आपको मम्मी के पास सोना है। मेरा इतना कहा था कि साक्षी ने मेरी कमीज छोड़ दी और नीतू ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। नीतू की आंखें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसके जलते माँ के कलेजे को सुकून मिल गई हो। मेरी आंखें नीतू के चेहरे पर टिकी थी और मैं उस सुकून को महसूस कर पा रहा था। जब नीतू ने आंखें खोली और मुझे खुद को देखते हुए पाया तो शर्म से उसके गाल लाल हो गए। उसने मुस्कुराकर मुझे थैंक यू कहा और माँ के कमरे में चली गई। मैं मुस्कुराता हुआ वापस ताऊ जी के कमरे आ गया और उधर जैसे ही माँ ने नीतू की गोद में साक्षी को देखा वो बोल पड़ी, लो भाई, आज पहली बार सागर ने किसी को साक्षी की जिम्मेदारी दी है, वरना रात को तो साक्षी उसी के पास सोती थी। ये सुनकर नीतू को खुद पर गर्व होने लगा। रात को सोने का इंतजाम कुछ ऐसा था कि माँ के कमरे में सारी औरतें सोने वाली थीं और ताऊ जी के कमरे में सारे मर्द। मेरा बिस्तर आज ताऊ जी और पिताजी के था। देर रात तक हमारी बातें चलती रही। अगली सुबह सब जल्दी उठे। नीतू भी आज सबके साथ उठी और साक्षी को लेकर मेरे पास आई जो रो रही थी। मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? उस समय मैं अकेला ताऊ जी के कमरे में बिस्तर ठीक कर रहा था और मौके का फायदा उठाते हुए मैंने नीतू का हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ जा रहे हो? साक्षी बेटा, आपने मम्मी को तंग तो नहीं किया? मैंने कहा। रात में तो बड़े आराम से सोई पर सुबह उठते ही रोने लगी, नीतू बोली और मेरे थोड़ा नजदीक आ गई। हम दोनों की नजरें बस एक दूसरे पर टिकी थी। वो क्या है ना, सुबह होते ही साक्षी को पापा की गुड मॉर्निंग वाली किसी चाहिए होती है। मैंने कहा। अच्छा, और साक्षी के पापा को मेरी गुड मॉर्निंग वाली किसी नहीं चाहिए होती? नीतू ने शर्माते हुए मुझे उस दिन वाली किसी याद दिलाई। चाहिए तो होती है, पर मैं आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही भाभी आ गई जो बाहर से हमारी बातें सुन रही थी। हाय राम, तुम दोनों तो बड़े बेशर्म हो। शादी से पहले ही किस्सियां कर रहे हो? रुको अभी बताती हूँ सबको, भाभी बोली और बाहर जाने लगी कि नीतू ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाभी प्लीज। नीतू घबरा गई थी और ये देखकर भाभी हंस पड़ी। तब जाकर नीतू को पता चला कि वो बस उसकी टांग खींच रही हैं। अच्छा सच्ची सच्ची बता, तुझे किसी चाहिए? भाभी ने मुझसे पूछा और ये सुनकर मेरे गाल लाल हो गए और गर्दन झुक गई। समझ गई, चलो अब भाभी हूं तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहते हुए भाभी कुछ सोचने लगी। रहने दो भाभी, अभी इन्हें मुझे छोड़ने भी तो जाना है, नीतू ने कहा।